नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज गए हैं। एनडीटीवी पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जो मची हुई है, उसके चलते विपक्षी एकता पर भी अब एक सवालिया निशान मंडराने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार, शरद पवार सब मिलकर विपक्षी दलों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार माने जा रहे शरद पवार जो हैं, उनकी पार्टी में ही फूट पड़ गई है। उनके भतीजे अजीत पवार बगावत जिस तरीके से उन्होंने की है और एनडीए के साथ चले गए हैं, उससे शरद पवार के और एनसीपी के जो कद था उस पर काफी फर्क पड़ा है। एनसीपी के कई विधायक अभी भी एक साथ जो शिंदे सरकार है उसमें मंत्री बन गए, 9 लोग डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार को मिला के। विपक्षी दलों की जो अगली बैठक है वो बेंगलुरु में 16-17 को बुलाई जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के से पहले बैठक करने की इच्छा है। पहले 13-14 तारीख की बात हो रही थी, लेकिन अब जो सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आया है, जिसमें शरद पवार अब पूरी तरीके से एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं, शायद इसी कारण से इसको बैठक को टाला गया है। लेकिन कुल मिलाकर इसके आसार जो हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र तक रहने वाले नहीं हैं। इसका जो असर है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक या 2024 के चुनाव तक ही नहीं, अभी उससे पहले और कई राज्यों पर इस तरीके के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो वहां पर पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन सकती है। नीतीश में 17 साल में किसी विधायक सांसद को समय दिया नहीं। जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया है, तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाया है, तब से जेडीयू में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू पर राजद को अपना वजूद बचाने के लिए संकट जो है वो गहरा रहा है। नीतीश कुमार को बीजेपी अब स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा सुशील मोदी ने आज साफ तौर पे कहा। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। नहीं आ ही सकते। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दलियों के अंदर एक उदासी है, लोगों का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, बहुत हो गया। आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया, अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। तो बड़े तीखे बोल सुशील मोदी, जो एक जमाने में नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री होते थे, कहा जाता था कि दोनों में बड़ी आत्मीयता है, उनके इस वक्त सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पर जेडीयू का पलटवार भी आया और साथ ही साथ उन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या जिनके लिए अब सुबुगाहट होने लगी है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जयंत चौधरी भी जाएंगे। बड़े बड़े सारे नेताओं की बात हो रही है कि वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं 2024 से पहले। जरा आपको सुनवाते हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे। और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के प्रयास से वो दासत में और एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने वाला है। जनता का फैसला अब 24 में ही होगा। जनता किसी के हाथ में काबिज नहीं है, वो अपना मैंडेट देगी। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। राजनीति में चीजें होती रहती हैं, तोड़फोड़ होती रहती है, पार्टियां बदली जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। लोग नेता के साथ रहते हैं, उन नेताओं के साथ रहेंगे, उनके फैसलों के साथ रहेंगे, उनके इरादों को मजबूत करेंगे।
बीजेपी ने एक ऐसा कानून बनाया हुआ है, एक ऐसा उन्होंने आदत डाल दी है कि वो जोर जबरदस्ती, डरा धमका के, लालच दे के उन सरकारों को तोड़ते हैं, उस वोट की बेइज्जती करते हैं और अपने हिसाब से लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और साथ ही पहले उनको करप्ट बुलाते हैं, उनको बेईमान बुलाते हैं, उसके बाद उन्हीं लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारे मुल्क की जमहूरियत को ये सबसे बड़ा धचका है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जब का अभी तो कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर ने शायद भोपाल में या कहीं ये कहा कि एनसीपी के खिलाफ बहुत बड़े घोटाले हैं, इतने 1000 करोड़ के घोटाले हैं और नाम लेके लिए और आज उन्हीं को मिलाया अपनी सरकार में। तो ये तो खुद बताता है कि इनकी पॉलिसी दोहरी है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी सरकार में है, कोई पैसा बनाया है किसी जमात ने, तो वो बीजेपी है। देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये चेतावनी देते हुए कि वही खेल उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, मतलब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि राजनीति अब वहां आ गई है जहां पर इन दांवपेचों से परहेज ना करें। आप इसको किसी सुचिता या मोरालिटी जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल मोरालिटी, उसके पैमाने पर तोल के ना देखें। कहीं पर भी अब ये पार्टी टूट फूट का जो खेल है वो हो सकता है। कहा जा रहा है कि लोग खुद आ रहे हैं, हम तो बुला नहीं रहे, लेकिन उसके साथ साथ अब विपक्षी दल जो हैं वो इस घटनाक्रम से कितने सचेत हुए हैं, असर कितना पड़ेगा, क्योंकि सारा दारोमदार अब मिलकर नरेंद्र मोदी के भाजपा को हराने के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा था। अब कहां कहां राज्यों में क्या स्थिति बन रही है, हमारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये समझने के लिए कि उनके राज्यों में जहां पर विपक्षी दल प्रमुख हैं या जहां पर इस तरह की सुबुगाहट है कि भाई किसी तरह का इस तरह का खेल हो सकता है। तो एक एक करके अपने सारे सहयोगियों के पास जाते हैं। राजीव रंजन दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मनीष जी भी जुड़ रहे हैं। हम सीधे चलेंगे पटना, उनसे भी बात करेंगे। सौरभ हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं इस वक्त, और हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबके पास एक एक करके चलेंगे, पर सबसे पहले उमा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा शंकर, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सबने फोन तो करके शरद पवार से बात कर ली, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब यह भी दावा ठोक रही है महाराष्ट्र में कि एलओपी हमारा बनना चाहिए। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें अपना राजनीतिक फायदा भी देख रही है। जी बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा। कांग्रेस में इसको दो तरीके से देखा जा रहा है। जहां तक विपक्षी एकता की बात है तो वो दिन बहुत ज्यादा बीते नहीं जब एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात होती थी और माइनस कांग्रेस एक फ्रंट बनाकर बीजेपी को चुनौती देने की बात होती थी, और उसके भी सूत्रधार कहीं न कहीं जो शरद पवार हैं वो माने जाते थे, पीछे से हवा देने वाले माने जाते थे। लेकिन खैर वो बात पुरानी हो गई। कर्नाटक की जीत के बाद जो कांग्रेस है उसको एक नई संजीवनी मिली है, एक नया आत्मविश्वास जो है वो मिला है। और जो पटना में बैठक हुई थी पिछली, उसके बाद अब 17 और 18 मई को अगली जो विपक्षी पार्टियों की बैठक है वो बेंगलुरु में तय होना कांग्रेस ने बताया है। कांग्रेस ये जिम्मेदारी समझती है कि कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टियों को, तमाम लाइक माइंडेड विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर चले। लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है, जिस तरीके से एनसीपी में टूट हुई है, वो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का भी काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना रहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल या ज्यादातर क्षेत्रीय दल का जो विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, वो कांग्रेस की कीमत पर हुआ है। और ऐसे में अगर कोई पार्टी कमजोर होती है, क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होती है, तो कांग्रेस को वहां रीगेन करने का मौका मिलेगा। ये एक सूरत हाल है। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया कि बिहार में भी इस तरह का खेल हो सकता है जिसमें जेडीयू को नुकसान उठाना पड़े, तो वहां पे भी कांग्रेस, जो कि जमीन पे बिल्कुल नजर नहीं आती, जब चुनाव होता है तो 1 या 2 सीट जीतकर वो आती है, तो ऐसे में कांग्रेस को वहां पे भी रीगेन करने का मौका मिलेगा। इस तरह की सोच भी कांग्रेस पार्टी के भीतर है। लेकिन जहां तक अभी मौजूदा परिस्थिति में विपक्षी एकता की बात है
तो कांग्रेस पहली बैठक को काफी सक्सेसफुल बता रही है। हालांकि हमने देखा आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहा, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो दूर रही, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है वो 17 और 18 मई 2 तारीख जो है उन्होंने बताया है, दोनों दिन बैठक होगी बेंगलुरु में, जहां कांग्रेस अभी सत्ता में कर्नाटक में आई है। तो कांग्रेस एक भरपूर निगाह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और सही बात आपने कही है कि इसमें कांग्रेस अपना राजनीतिक फायदा भी देख रही है। अंकित, मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, जैसे ही कल वहां पर घटना महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद सबसे ज्यादा हलचल बिहार में देखने को मिली। सुशील मोदी का वो बयान भी आया सामने। एक जमाने में नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हुआ करते थे, उनके डिप्टी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का ही भविष्य अंधकार में है। तो क्या डर है इस तरह का जेडीयू में? उसको लेकर कुछ कवायद भी शुरू की है उन्होंने, कुछ बचाने की? देखिए, ये जो एनसीपी में फूट हुई थी, उस विपक्षी दलों की जो बैठक 23 जून को पटना में हुई है, उस दौरान शरद पवार ने कहीं न कहीं खाने के टेबल पर सभी नेताओं को ये आशंका व्यक्त कर दी थी कि ऐसी बीजेपी के द्वारा कोशिश की जा रही है। ये जो भी लोग जो जुटे हैं उनको इस बात का अंदाजा कहिए या आभास, और एक तरह से वो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी के द्वारा उनके खेमे के अंदर जो है तोड़ फोड़ की रणनीति और तोड़ फोड़ को अंजाम दिया जाएगा। और यही एक कारण रहा है कि पिछले 5 दिनों के दौरान नीतीश कुमार ने पहले 3 दिनों तक अपने सारे विधायकों को एक एक कर बुलाकर उनके साथ बैठकें की, और उसके बाद उन्होंने शनिवार और रविवार 2 दिनों तक जो है हर सांसद को बुलाया और उनसे बातचीत की, क्योंकि उनका कहना था कि पिछले 1.5 महीनों से वो चूंकि इस बैठक के आयोजन में ज्यादा व्यस्त थे, इस कारण वो विधायकों से मिल नहीं पा रहे थे, और अब वो विधायकों से मिल रहे हैं। बिहार के लिए और बिहार को लेकर जो भी राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें आंशिक रूप से सच्चाई इसलिए भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव जब भी होगा, उस समय बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं अंकित, और बीजेपी सर्वाधिक 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी उसके पास 17 सांसद हैं, लेकिन उसके पास अभी भी 13 अगर आप कहिए उम्मीदवारों के लिए जो है आप कह सकते हैं कि उसके पास वैकेंसी है। और बिहार में जो भी वैकेंसी होता है, बिहार का जो राजनीति है वो 3 दलों के बीच में जो है एक तरह से सिमट कर रह जाता है। वो या तो आरजेडी के से लेंगे या वो जेडीयू से लेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का वही विधायक या वही सांसद जाएगा। निश्चित रूप से कुछ सांसद टूट कर जाएंगे, क्योंकि उन सांसदों की सीट जब भी, क्योंकि महागठबंधन अब बड़ा गठबंधन हो गया है, उसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वामपंथी दल भी हैं, तो उनके पास सीटों की संख्या, लड़ने वाले सीटों की संख्या सीमित रहेगी। वैसे में जो लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपनी सीट बरकरार रखना चाहते हैं, उनके लिए बीजेपी ही एक बेहतर विकल्प होगा। लेकिन ये जो तोड़फोड़ का जो पूरा खेल है वो जनवरी फरवरी तक ही होगा, क्योंकि अगर आज कोई विधायक अगर टूटता है तो उसकी जो कुछ घंटों के अंदर उसकी सदस्यता चली जाएगी, और कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि उसकी सदस्यता चली जाए। विधायक उसी समय टूट कर जाएगा अंकित, जब उसे एक तरह से बीजेपी की तरफ से लोकसभा के चुनाव के लिए टिकट का न केवल आश्वासन मिले, बल्कि यह भी तय हो जाए कि उस सीट पर वही चुनाव लड़ने जा रहा है। इसलिए ये जो तोड़फोड़ का जो भी आप एक तरह से कर रहे हैं अटकल है, ये इसको थोड़ा सा अभी और इसे 4-5 महीने तक आपको इंतजार करना होगा अंकित। यानी कि मनीष जी 4-5 महीने तक सुशील मोदी ऐसे ही बयान देते रहेंगे और उस पर हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा अभी समय लगेगा, क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि उसकी सदस्यता चली जाए। बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीष जी ने ये उठाया है। लेकिन निहाल के पास चलते हैं, बेंगलुरु में है, राजीव जी भी हमारे साथ हैं। राजीव जी आपके पास। निहाल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान मैंने देखा, ये बार बार बात हो रही थी, कई सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो महाराष्ट्र में हुआ है उससे सीख लेनी चाहिए। कोई एकनाथ शिंदे या अजीत पवार कांग्रेस में भी ना हो जाए, ऐसा इशारा करते हुए वहां पर भी नजर आ रहे हैं बेंगलुरु में। अभी से थोड़ी जो खींचतान चल रही है सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को, क्या उसको भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचतान चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इस पर खुल करके कोई बयानबाजी नहीं हो रही और शायद कहीं न कहीं कोई
समझौता हुआ है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में, पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अवश्य कोई समझौता करवाया है, जिसके बाद ये लोग दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से या इनके जो समर्थक हैं वो बच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है तो एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ दक्षिण में भले ही ये बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में 18 तारीख को बैठक हो सकती है, लेकिन एक चीज़ साफ है कि यहाँ से जो ग्राउंड रियलिटी है, जो संकेत है, वो बहुत उत्साहवर्धक कम से कम इस विपक्षी एकता के लिए नहीं है। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बड़ी पार्टी है और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ इसने परचम यहाँ पे लहराया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो एक टेबल पर अभी चंद्रशेखर राव नहीं है इस बैठक में। आप देखिए कि साथ ही साथ आप केरल को अगर ले लीजिए तो वहाँ वामपंथी दल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जैसा कि कर्नाटका में 2019 में हुआ था कि जब जेडीएस और कांग्रेस दोनों जो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं दोनों पार्टियों का हुआ और 28 में से 26 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी। तो ये भी एक डर कहीं न कहीं नेताओं को सता रहा है। और देवेगौड़ा विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। जब थर्ड फ्रंट बना था तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, आपको याद होगा 90 के दशक में, लेकिन अब वो भी इसके साथ खड़े हुए नहीं है, जेडीएस भी खड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे में यहाँ बैठक जरूर हो रही है, कांग्रेस शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ कम से कम कर्नाटका से और दक्षिण से ये जो ट्रेंड्स हमें मिल रहे हैं ये उत्साहवर्धक नहीं है इस विपक्षी एकता के लिए। उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, ये जो विपक्षी एकता की पूरी जो बात चल रही है उसको लेकर बार बार अब जो पहले डेट सामने आ रही थी उसको टालना पड़ रहा है, कारण अब फिलहाल एनसीपी में फूट भी है। क्या शरद पवार का जो कद है इस पर उसका असर पड़ेगा? शरद पवार को एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर देखा जा रहा था कि विपक्षी एकता को साथ में लाने में नीतीश कुमार के बाद एक बड़ा नाम के तौर पर वो दिख रहे थे। क्या शरद पवार की पार्टी में जो हुआ है उससे उनका कद घटेगा, बार्गेनिंग पावर घटेगी? बिल्कुल कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पावर घटेगी, लेकिन जो शरद पवार का जो अपना अनुभव है, उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके संबंध जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, सब में उनका एक सम्मान है और सबसे उनके निजी रिश्ते हैं। और उन निजी रिश्ते का असर जो है कह सकते हैं कि इस मीटिंग पर कितना पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन उनके अंदर जो पार्टी के अंदर जो फूट पड़ी है उसका असर जरूर उनके कद पर पड़ेगा। जिस तरह से शरद पवार की बात सुनी जाती थी संभवतः अब उतनी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जो उनका जो अपना कद है, राजनीतिक जो अनुभव है, उसका जो है जो फायदा उनको जरूर मिलेगा। जो उनके पर्सनल संबंध है, सारी पार्टी के नेताओं से संबंध है, उसका जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, निहाल जिस चीज को बता रहे थे, यहाँ पर आपको बताया अखिलेश यादव जो है पटना में मीटिंग में शामिल हुए और उसके बाद अखिलेश यादव बीआरएस के जो चीफ हैं केसी राव से मिलने के लिए हैदराबाद जाते हैं और विपक्षी एकता पर बात होती है। तो ये भी समीकरण को समझना होगा कि ऐसे नेता जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हो रही है वो उसमें शामिल जो कुछ हद तक नहीं होते हैं, जैसे केसीआर की बात करें या मायावती की बात करें, जिनके बारे में कहा गया था कि उनका आमंत्रण नहीं भेजा गया था। लेकिन अगर 2024 की लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं तो बिना इन पार्टी के लिए हुए आप जीत नहीं सकते हैं। अगर यूपी की बात करें तो अगर आपको याद होगा कि 2019 में बीएसपी और सपा मिलकर चुनाव लड़े थे तो इनका जो परसेंटेज जो होता था तकरीबन 40% के आसपास होता है और बीजेपी का परसेंटेज जो होता है 50% के आसपास होता है और इसमें अगर कांग्रेस को भी जोड़ ले तो 46% के आसपास होता है। यानी अगर यूपी में लड़ाई अगर जीतनी है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 सीटें हैं, यानी दिल्ली का रास्ता अगर यूपी से ही होकर जाता है 80 सीटें अगर जीतने के लिए सारे विपक्ष के नेता अगर एक साथ नहीं आएंगे तो वो बीजेपी से मुकाबला किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र बिहार पर स्पेशल फोकस है, क्योंकि 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, 40 बिहार से आती हैं। लेकिन इसके बीच में, और उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे राहुल गांधी की रैली अभी हुई खम्मम में, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बीआरएस के साथ किसी भी तरीके का समझौता करने का, बीआरएस भी महाराष्ट्र में जमीन ढूंढ रही है। ये विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, लार्जर नैरेटिव जो है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे लूप होल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो हैं, साथ में आ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, और हर पार्टी अपनी रीजनल एस्पिरेशंस को शायद अभी ऊपर रख रही है उनके नेशनल एम्बिशन से ज्यादा। उमा,
बिल्कुल, क्योंकि पहला जो पड़ाव है, पहला जो चैलेंज है वो उनके लिए स्टेट इलेक्शन है जो अभी इस साल के आखिर के पहले होगा। नवंबर दिसंबर में तेलंगाना के चुनाव हो जाएंगे और जाहिर है कि तब तक कांग्रेस और बीआरएस एक साथ नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से स्ट्रेट फाइट है। पहले हम कह रहे थे कि ये त्रिकोणा हो सकता है, बीजेपी भी उसमें शामिल हो सकता है इस फाइट में, लेकिन लग ही रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी तेलंगाना में। और यही वजह है कि कांग्रेस ने पब्लिकली भी ये कह दिया कि हमने कहा कि बीआरएस को नहीं बुलाया जाना चाहिए अपोजिशन मीटिंग ने, और बीआरएस अपनी तरफ से कह रहा है कि हम ऐसे किसी भी फॉर्मेशन में नहीं रह सकते जिसमें कांग्रेस है। ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है पब्लिक के लिए, लेकिन इन सबको ये मालूम है कि अपोजिशन यूनिटी अगर आप बना रहे हैं तो इनके अपने निजी इक्वेशंस भी है। जैसे राजीव रंजन कह रहे थे कि निजी जो इक्वेशन है केसीआर का, एक अखिलेश यादव के साथ कहिए, एक एमके स्टालिन के साथ कहिए, अरविंद केजरीवाल के साथ कहिए, ये लोग आपस में मिलते जुलते रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह वो अपनी राजनीतिक जो रेलेवेंस है उसको बनाए रखे 2024 के बाद। हालांकि केसीआर का एक तरह से फॉल आउट हो गया शरद पवार के साथ, क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसने काफी एक इनरोड्स किया है महाराष्ट्र में, एक शक्ति प्रदर्शन की भी के वहां करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि शरद पवार ने बीआरएस को बीजेपी का बी टीम बताया। लेकिन अब जो बदलती जो राजनीतिक जो पिक्चर है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी के साथ आ सकता है। लेकिन अब के लिए अपोजिशन यूनिटी के डेट्स एक तरफ अनाउंस होते हैं कि 17-18 को होंगे, और अखिलेश यादव एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट लेके आते हैं यहाँ केसीआर से मिलने। जाहिर है कि ये जो मुद्दे अपोजिशन पार्टीज के सामने हैं वो जरूर डिस्कस हुए हैं और आगे की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस हुई है, और अगर साथ में वो पब्लिक में रहना चाहते हैं या प्राइवेट में डिस्कस करके अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, एक साथ स्ट्रैटेजी तो वो बना रहे हैं, ये तो बहुत साफ है। दूसरी बात, यहां पे आप समझ सकते हैं कि तेलंगाना में सिर्फ 17 लोकसभा सीट्स हैं, लेकिन जो केसीआर का जो व्यक्तित्व है और उनकी जो डीप पॉकेट्स हैं वो भी बहुत काम आएंगी इलेक्शन स्ट्रैटेजीज बनाने में। बिल्कुल, बहुत, और शायद इसी वजह से कई बार ये बात कही भी जाती है कि विपक्षी दलों की मीटिंग जो है एकता से पहले मीडिया को ज्यादा जल्दी है कि विपक्षी दल सामने आए, अपना कैंडिडेट जाहिर करें। शायद दिसंबर तक रुकना पड़ेगा। कांग्रेस भी इस बात का इंतजार करेगी कि उनके 3 प्रमुख राज्य हैं जहां पर उन्हें चुनाव, 4 प्रमुख राज्य हैं तेलंगाना मिला के जहां उन्हें चुनाव लड़ना है, उसके रिजल्ट्स के बाद ये शायद ढंग से तय हो पाएगा कि किसके हाथ में कितनी ताकत है। सौरभ, ममता बनर्जी की पार्टी में हमने देखा था पिछले चुनाव से पहले टूट फूट हुई, शुवेंदु अधिकारी उधर चले गए, कई सारे लोग इधर से उधर हुए, टीएमसी बड़ी भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीती और उसके बाद कई लोगों ने वापसी भी की। लेकिन कुल मिला के सौरभ, क्या ये डर टीएमसी को भी सता रहा है कि जिस तरीके का खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि बंगाल में भी काफी सारी लोकसभा की सीटें हैं, ऐसा उनके साथ भी हो सकता है? देखिए, डर तो हर पार्टी को है, क्योंकि हर ऑपोजिशन पार्टी का ये कंप्लेंट रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। और अगर आप कल की बात करें तो ट्विटर की हम बात करें जहां पे बयानबाजी होता है, तो वहां जब जयराम रमेश कहते हैं कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन मुंबई में रीस्टार्ट हो गया और ऑपोजिशन यूनिटी पर ऑब्ituary लिखे जा रहे थे, लेकिन जो लोग ये ऑब्ituary लिखते थे उनको दुखी होना पड़ेगा। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज दैट विल बी हेल्ड, ऑफ कोर्स ये तो पुराना ट्वीट है उनका, लेकिन उसमें जो एक है कि इसमें डेरेक ओब्रायन का रिस्पॉन्स है, आई एम सरप्राइज्ड यू मैनेज्ड टू गेट अ वॉशिंग पाउडर टू यूज इन योर ट्वीट, ऑल पैक्स एंड वॉशिंग मशीन्स सोल्ड आउट इन मुंबई एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो तृणमूल कांग्रेस अब इस ऑपोजिशन ब्लॉक के साथ तो फॉर्मली है, वो लोग मीटिंग भी अटेंड किए हैं, लेकिन जो डर एनसीपी के लिए था वो डर अभी भी तृणमूल कांग्रेस के लिए। हालांकि सिचुएशन काफी डिफरेंट है। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का जो ग्राउंड स्ट्रेंथ है उसे मैच करना मुश्किल है इस राज्य में। ग्राउंड कनेक्ट, ग्राउंड स्ट्रेंथ में तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे है। लेकिन जी, ये जो बात है, जो ईडी, सीबीआई और जो सेंट्रल एजेंसीज है जिसकी जिक्र होते रहते हैं तृणमूल कांग्रेस के हर मीटिंग में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, उनके बड़े नेता अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी हमेशा इस बात के जिक्र करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि जरूर इनका एक ये है, चिंता है कि इन एजेंसीज को यूज करके शायद अपने ऊपर भी ये स्ट्रैटेजी बीजेपी चला सकते हैं। तो ये एक डर है। दूसरा, 2024 की अगर आप ये देखे, मैप देखे बंगाल में,
तो उसमें तृणमूल कांग्रेस के लिए हर जगह में कैंडिडेट पाना मुश्किल नहीं है, और कांग्रेस अगर इसमें अकोमोडेट होना चाहते तो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को उतना सीट नहीं देना पड़ेगा। ग्राउंड का जो स्थिति है उसमें देख के शायद मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस सीट मांगेंगे, जहां से अदित चौधरी भी लड़ते हैं, और मालदा में कांग्रेस का एक पुराना बेस रहा है। उसके आगे तो ये जो, लेकिन वहां पर कांग्रेस ज्यादा लेफ्ट पार्टी जिसके साथ कांग्रेस का बिल्कुल आत्मीयता दिखाई पड़ती है, वहां पर उसको शायद शामिल करने में ममता बनर्जी को ज्यादा दिक्कत होगी। चलने से पहले मनीष जी एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। कई जगह पर हमने ये देखा, और बिहार की खासतौर से अगर बात करें तो बिहार के अंदर जो सीटें हैं, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीटें जो हैं, उसको लेकर बताया जा रहा है कि सारा फोकस इसी वजह से इन दोनों राज्यों पर है। लेकिन क्या कर्नाटका में जिस तरीके से हमने देखा कि दल बदल करने के बाद कुछ खास फायदा बीजेपी को हुआ नहीं, सरकार उन्होंने चलाई, लेकिन अब पूरी तरीके से कांग्रेस एक बड़ी मार्जिन से वापस आए हैं। तो राजनीति में जरूरी नहीं है कि 2 और 2 4 ही बने, कई बार 2 और 2 3 भी हो जाते हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों को ले लें तो उसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है। अंकित, निश्चित रूप से आपके सवाल का 2 पहलू है। पहला पहलू है कि क्या विभाजन कराने से बीजेपी को फायदा होता है। ऐसा अगर आप बिहार के भी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आपने कर्नाटका की बात की कि जहां पर बीजेपी ने कई सारे जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को शामिल कराया था, उसके बावजूद वो विधानसभा में उनको करारी हार का मुंह देखना पड़ा। अब आइए बिहार में आज से 1.5 साल पहले उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, जिसके सर्वे सर्वा चिराग पासवान होते थे, उनके 6 सांसद थे, 5 सांसद को उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में बीजेपी ने एक अलग ब्लॉक, एक अलग पार्टी बनाई, रातों रात उसे मान्यता दी गई। लेकिन उसके बाद की सच्चाई क्या रही कि चिराग पासवान जमीन पर उतर गए, जैसा कि शरद पवार आज लोगों के बीच में है। उसी तरीके से उन्होंने अपने वोटरों को, अपने जो उनका आधारभूत वोट था, उसको लामबंद रखा, और उसका नतीजा यह निकला कि बिहार में जब 2 उपचुनाव हुए तो बीजेपी को जब लगा कि उनके चाचा से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने उनके चाचा को मना कर दिया कि आप प्रचार के लिए नहीं आए। चिराग पासवान को विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया कि आप ही प्रचार करें, और उनके प्रचार करने के कारण जो है बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनकी नैया पार हुई। और आज ये सच है कि जिस चिराग पासवान को उन्होंने एक तरह से डंप कर दिया था, उनका घर भी आपने देखा कि उनका घर भी छीना गया, उसके बाद आज फिर से चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराने की बात हो रही है। और बीजेपी के नेता तय मानकर चल रहे हैं कि चिराग पासवान के बिना बिहार में उनकी बात नहीं बनती। वैसा ही आपने बंगाल का भी एग्जाम्पल दिया, जो शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा जाता था कि शुभेंदु गौन, ममता गौन, वो शुभेंदु अधिकारी के जाने के बावजूद ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती। उसका एक ही कारण है, इन जो पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उसके जो सुप्रीमो होते हैं, वोटर उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि उनके सेकेंड रंग या थर्ड रंग लीडर या उनके भतीजे या उनके बेटे से। तो जब तक पार्टी के सर्वे सर्वा, यानी कि रामविलास पासवान ने अपने जीवन में ही, जब वो जिंदा थे, उन्होंने चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो उनके वोटर ने भी उसको अपना एक तरह से नेता मान लिया। वैसे ही लालू यादव की पार्टी है तो तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में यह सच है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार का जो अपना अति पिछड़ा वोटर है, जिस पर बीजेपी एक तरह से टकटकी लगाए बैठी है, वो जहां भी नीतीश कुमार जाते हैं, जिसके साथ भी उनका एक तरह से राजनीतिक संबंध होता है, एक तरह गठबंधन होता है, उसी के साथ वो अति पिछड़ा वोटर और खासकर बिहार की महिला वोटर वही जाके वोट गिराती है। बहुत महत्वपूर्ण जो हम चर्चा जो हम लोग कर रहे थे, और वही हमारे सारे सहयोगी जो बहुत पैनी नजर रखते हैं अपने अपने राज्यों पर, पार्टियों पर, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे कुल मिला के आप समझें कि शायद एकनाथ शिंदे के होने के बावजूद, मेजॉरिटी होने के बावजूद, अजीत पवार को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एकनाथ शिंदे से वो फायदा बीजेपी को जमीन पे होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे मनीष जी कह रहे थे, कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि 2 और 2 5 भी बन जाते हैं और 2 और 2 3 भी बन जाते हैं। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो आंकड़ा कहां जाके बैठता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने राज्यों से, पार्टियों से, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।
महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एनसीपी में बगावत के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना। अभी तो मुलाकात है, मुलाकात के बाद ही कुछ बता पाऊंगा मैं, लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अरे बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो। अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने कहा कि अब असली लड़ाई एनसीपी और चुनाव चिन्ह की समर्थकों की बदौलत फिर खड़ी होगी एनसीपी। उन्होंने कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, हमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी में महाराष्ट्र में जो उनके अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उन्होंने साफ किया है कि उनके पास 53 में से 44 विधायक हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम विधायकों की वापसी का जो है वो मौका उन्हें जरूर दिया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है, हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। काफी संपर्क में है, सब नहीं है, काफी संपर्क है। एनसीपी में बगावत के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो देश के बड़े नेता हैं। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा।